अभी का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। देखिए डिसोल्यूशन वर्ड क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं विघटन। पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं। फर्म का मतलब होता है फर्म इज इक्वल टू ग्रुप ऑफ पार्टनर्स। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ए बी सी तीनों एक फर्म में पार्टनर हैं, तो ये कंबाइंड रूप से फर्म है। ओके, तो इस फर्म का टूट जाना, विघटित हो जाना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। यानी कि यहां रिलेशनशिप जो है, ए का रिलेशनशिप बी से, बी का रिलेशनशिप ए से, सी से, मतलब कहने का ये कि ए का बी से, ए का सी से रिलेशनशिप ब्रोक, सी का भी सिमिलरली बी से और ए से रिलेशनशिप कैंसिल, एंड डेफिनेटली बी का भी रिलेशनशिप ए से कैंसिल और सी से कैंसिल। यहां कहने का मतलब यह है कि ये इंटायर क्लोजर ऑफ द फर्म है। ओके, डिसोल्यूशन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि फर्म, द बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड। एंड कहने का मतलब खत्म। अब प्रश्न यह है कि डिसोल्यूशन का मीनिंग, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन, डिसोल्यूशन के लीगल एस्पेक्ट्स, तो इन सब बातों पे जब हम लोग गौर करें तो ये सारी बातें जो है लीगल एंगल से जो भी बातें होती हैं, उसमें अकाउंटिंग एंगल से बात करना हमारे लिए अभी फिलहाल ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है, ये वीडियो देख करके आपको क्या होगा महसूस कि आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसोल्यूशन का कांसेप्ट क्लियर करेंगे। हम लोग थ्योरेटिकल एंगल पे और इसके लीगल एंगल पे नहीं जाना चाहेंगे। डिसोल्यूशन के संदर्भ में जो पार्टनरशिप एक्ट की जो बातें हैं, सारी जितनी अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ये सारी बातें अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने जा रहे। एक्चुअली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स की जब बात होती है तो जाहिर है कि फर्म जब होगी तो उसका कोई ना कोई बैलेंस शीट होगा। इधर लायबिलिटीज होंगी, कैपिटल होगा, कम से कम दो पार्टनर तो जरूर होंगे, उनका कुछ ना कुछ कैपिटल होगा, कुछ भी कैपिटल हो, लायबिलिटीज कुछ भी हो, इधर एसेट होगा, जो भी एसेट हो, बैलेंस शीट पहले से है। अब ये फर्म कर क्या रही है, अपने आप को क्लोज डाउन कर रही है। तो जब जाहिर सी बात है कि ये एसेट है, इधर लायबिलिटीज है, कैपिटल पार्टनर की है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो हम लोगों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या करना है, हम लोग अभी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, थ्योरेटिकली आप लोग पढ़े होंगे इससे प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने ये देखा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज थे। दोनों पार्टनरशिप का डिफरेंट एंगल है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग किस सिलसिले में बात करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो आप लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके। फॉर एग्जांपल चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ऑल दीज आर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हम लोग अभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं। फर्म क्लोज होगी तो फर्म के सारे एसेट्स बेचे जाएंगे, तभी पॉसिबल है कि सबको मिले। सबको मिले मतलब इनको मिले, इनको मिले, एसेट से ही देना है, ठीक है ना। तो एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी एग्जांपल ले, यहां पे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि फर्म का एसेट 1 लाख, कैपिटल 30, 20, 50 और लायबिलिटीज 50,000 रुपीज की। एकदम सिंपल बात को पहले समझिए कि फैक्ट क्या है डिसोल्यूशन। फैक्ट ये है कि फर्म का एसेट 1 लाख रुपीज है। आप जानते हो कि बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल एग्री होना चाहिए। बिफोर डिसोल्यूशन इनकी बैलेंस शीट में एसेट बताई जा रही है, एसेट बताई जा रही है 1 लाख रुपीज की, लायबिलिटीज बताई जा रही है 50,000 रुपीज की, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, और ए और बी का कैपिटल 30 और 20,000 है, यानी 50 और 50 1 लाख रुपए। अब ये बात कि भाई ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ये जाहिर सी बात है कि फर्म के क्लोजर पे ये अमाउंट पहले चाहेगा अपना,
बट नेचुरल। सपोज करें कि हमें बाहरी आदमी को देना है, तो बगैर ये एसेट बेचे इनको दिया जा सकेगा? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इनको 50,000 रुपीज देने हैं बाहरी आदमियों को, पार्टनर ने अभी नहीं लेना है, पहले इनकी बात करनी है। तो जब तक ये एसेट बेचा नहीं जाएगा, अमाउंट रियलाइज नहीं किया जाएगा, फर्म तो क्लोज हो रही है, फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है। फर्म इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, द फर्म इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, ओके, फॉरएवर। ओके, द अकाउंट्स would be closed also, and how books of accounts are closed at the time of dissolution of a firm we will discuss. But basic concept क्या है dissolution का, हम लोगों को अभी ये समझना है, और कितनी स्टेप्स में हम लोग बात करेंगे। एक समराइज्ड वर्जन इसका आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर दिस वेरी फैक्ट, एसेट इज ₹1 lakh, कैपिटल ए और बी ₹30 or 20, and liability is ₹50,000. Is it possible for all A और B पार्टनर, for A and B, कि इनका सेटलमेंट बगैर इसको बेचे कर दे? करना चाहेंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है भैया, तो फर्म की जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट करने के लिए फर्म के एसेट को बेच दो आप। एंड हाउ वुड यू सेल? इट डजंट मैटर कि आप उसको कैसे बेचोगे, ऑक्शन करोगे, क्या करोगे, तो वो बात अभी नहीं करनी कि कैसे बेचा जाएगा। आपके प्रश्न में यह दिया रहेगा कि एसेट से कितनी रियलाइज हुई है। हम यहां एक काल्पनिक ले रहे हैं एग्जाम्पल कि एसेट रियलाइज्ड ₹80,000। अब सवाल यह है कि हमारे पास लायबिलिटी कितनी थी? लायबिलिटी है 50,000 रुपए की। दिया जा सकता है, बड़ी आराम से दिया जा सकता है, यस, हाँ, व्हाई नॉट। आप कहेंगे सर 50,000 एक्सटर्नल लायबिलिटीज वालों को दे दो, पेड टू क्रेडिटर्स, एक्सटर्नल, बच गए 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए कौन पाएंगे? सवाल है किनको मिलेगा अब ये रिमेनिंग अमाउंट? ए और बी को। तो अब यही चीज हम लोगों को अकाउंट में शो करना हो। कैसे करेंगे, क्या होता है इसमें, किन किन बातों पे हम लोगों को इस पे डिस्कशन करना है। आइए हम लोग पॉइंट वाइज चले डिसोल्यूशन टॉपिक पे और देखे थे कि कौन कौन सी बातें इसमें करनी होती हैं हमें। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। नंबर 1, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। हालांकि अकाउंटिंग में इससे कोई खास लेना देना नहीं। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स and dissolution of partnership. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा अकाउंटिंग एंट्रीज on dissolution of firm. Various steps to be followed on dissolution for closing the books of accounts. Accounts
to be prepared. आइए हम लोग वन बाय वन पहले इन सभी पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लें। एक बेसिक बात आपने समझी अभी डिसोल्यूशन के संदर्भ में। बेसिक बात आपने क्या देखा कि एक फर्म है जिसकी बैलेंस शीट है, एसेट होगी, लायबिलिटीज होंगी। जितने भी एसेट्स होंगे फर्म के उनको बेचने की कोशिश करी जाएगी। जितनी भी बाहरी लायबिलिटीज होंगी उनका डिसबर्समेंट यानी पेमेंट पहले करना होगा। उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है, अमाउंट बचने पे वो पार्टनर्स को जाएगा। अगर नहीं बचा या कम बचा तो वो कम अमाउंट ही पार्टनर्स को जाएगा। यदि सरप्लस अमाउंट बचा तो वो भी पार्टनर को ही जाएगा अल्टीमेटली। तो अभी ये एक बेसिक बात है, लेकिन हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसको। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन 3 पॉइंट्स को खारिज करेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज पे हमने बात करनी है, करेंगे। वेरियस स्टेप्स टू बी फॉलोड, ये इंपॉर्टेंट है और इस पे अभी हमने विस्तृत चर्चा करनी है। अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड, इस पे हमें अभी डिटेल में चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे होता क्या है। बेसिकली डिसोल्यूशन की मीनिंग पे, डेफिनेशन पे, मोड्स पे, इन सबों पे नहीं जाना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करनी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाएगी अभी। देखिए, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड में सबसे पहला अकाउंट बनाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट। चौथा कैश अकाउंट। any other account if required। यदि जरूरत होगी तो बना लेंगे। जरूरत होती है बनाने की अकाउंट कई दफा। हमें बात करनी है वेरियस स्टेप्स की कि एक्चुअली हमें करना क्या होगा। आइए देखते हैं। अब फिर से बैलेंस शीट लेते हैं। एक फर्म है जिसकी बैलेंस शीट दी गई है ऑन द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। एसेट है यहां पे, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज होंगी। एसेट में यहां पे कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करना है। हमने कुछ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करना है। Yes, I am going there. I am going. I am coming to the point. एसेट का स्पेसिफिकेशन देखिए क्या है। सबसे पहला कैश बैंक। दूसरा रियलाइजेबल एसेट। तीसरा नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। कैश बैंक है, रियलाइजेबल एसेट्स है, नॉन रियलाइजेबल एसेट। और आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। एक्चुअली नॉन रियलाइजेबल तो ये भी है, लेकिन इसको हमने अलग रखा हुआ है। एक्चुअली ये FA है, फिक्सिशियस एसेट्स है। और फिक्सिशियस एसेट्स भी नहीं है इंटायरली, हो सकता है कुछ और भी हो, ठीक है, बट इवेंचुअली वो फिक्सिशियस एसेट की कैटेगरी में ही होंगे। अगर वो एसेट रियलाइज नहीं हो सकता, मतलब आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसको किसी को देकर कैश नहीं ले सकते, देन इट इज नॉन रियलाइजेबल। लेकिन हमने कैश और बैंक को अलग रखा है,
रीजन इज दैट इट इज ऑल्सो नॉन रियलाइजेबल, क्योंकि ऑलरेडी रियलाइज फॉर्म में होता ही है, तो आप उसको रियलाइज क्या करोगे? ओके वेल, अब इधर आइए, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स से ए बी, कुछ भी अमाउंट हो जाए दोनों का, रिजर्व पार्टनर्स लोन, इधर स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये एक बैलेंस शीट है काल्पनिक, जिसमें कि कोई फिगर नहीं दिया गया है। ओके, कैपिटल दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है, पार्टनर्स लोन दिख रहा है। इन सबों को हम अगर देखें लायबिलिटी कैटेगरी में, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है, जो भी पार्टनर से एसोसिएटेड है, पार्टनर से एसोसिएटेड डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली। जैसे पार्टनर्स वाइफ लोन एक्सटर्नल है, पार्टनर्स फ्रेंड लोन, पार्टनर्स ब्रदर लोन, पार्टनर्स हस्बैंड लोन, ठीक है ना। तो ये पार्टनर से एसोसिएटेड होते हुए भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। जो सीधे सीधे पार्टनर के कैपिटल वाली बात है वो इंटरनल लायबिलिटी है, या फिर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है। सर, हाँ जी, पार्टनर वाइफ लोन्स पार्टनर से एसोसिएटेड होते हुए भी एक्सटर्नल कैसे? पार्टनर की पत्नी पार्टनर से एसोसिएटेड हुई कि नहीं? हुई ना। लोन किसने दे रखा है फर्म को? वाइफ ने। पार्टनर है उसकी वाइफ? नहीं, पार्टनर नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ओके, तो अब देखिए इसमें करना क्या होता है, हमें वो 4 स्टेप्स समझने हैं, जो वेरियस स्टेप्स टू बी फॉलोड ऑन डिसोल्यूशन फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो स्टेप्स समझने हैं हमें, करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट इसमें रियलाइजेशन अकाउंट है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने आना चाहिए आपको। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग 4 स्टेप पे प्रिपेयर करते हैं, और इस रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में ही अभी बात करी जाएगी। ओके, आइए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, अभी सारी बात रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड करी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि ये क्यों बनाया जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पीछे जो पर्पस है वो 2 है। पहला पर्पस ये है कि चूंकि फर्म के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने हैं, तो एक फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, जितने भी एसेट्स हैं उस अकाउंट को क्लोज करना है। तो एसेट डेबिट बैलेंस होता है, आप जानते होंगे। एसेट को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि उन सारे एसेट्स को अब बेचना है। तो अब उस बेचना यानी रियलाइज करने के क्रम में, और लायबिलिटीज की भी पेमेंट करनी है। डिसोल्यूशन में होना क्या कि जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट्स को बेच देना है, रियलाइज करना है, अमाउंट रियलाइज करना है, बाहरी लोगों को देना है। तो उन एसेट्स को वसूलने के क्रम में, कैश कन्वर्ट करने के क्रम में जितनी भी लॉसेस हुई हो या प्रॉफिट हुआ हो, तो उन प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। दोनों पर्पस सॉल्व हो रहा है यहां पे। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट को 4 सेगमेंट में हमने बांट रखा है। वो 4 सेगमेंट आप समझे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, चूंकि अकाउंटिंग एंट्री पे भी आना हमने। फर्स्ट स्टेप, डेबिट में ऑल रियलाइजेबल एसेट अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। हमने यहां पे लिखा, ये रियलाइजेबल एसेट था, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम लोग।
पहला स्टेप हम लोगों को क्या करना है कि जितने भी रियलाइजेबल एसेट है उनको बुक वैल्यू पे हमें इस अकाउंट में ले आना है। यानी इन रियलाइजेबल एसेट्स को हमें कहां ट्रांसफर करके लाना है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लाना है। ठीक है, चाहे वो पार्टनर ने ले रखा हो, लिया हो, नहीं लिया हो, इट डजंट मैटर। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, बैलेंस शीट में देखना है। अगर दिख रहा है बैलेंस शीट में, क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में कि जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं वो एक नहीं कई हो सकते हैं। ठीक है, अब रियलाइजेबल एसेट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट स्टेप पे ही अभी बात करें। किन किन एसेट्स को हम रियलाइजेबल एसेट्स कहेंगे? कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं? हर वो एसेट रियलाइजेबल एसेट होगा जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इजीली नॉट, कैश कन्वर्जन जिसका पॉसिबल है। ऑल दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, रियलाइजेबल एसेट। लेकिन कैश को हम रियलाइजेबल एसेट नहीं कह रहे, पॉइंट शुड बी नोटेड। बैंक बैलेंस रियलाइजेबल एसेट्स नहीं कहा जा रहा है, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो कैश और बैंक हम लोग यहां नहीं लाएंगे। कैश और बैंक अभी ऊपर टगा है, वो अकाउंट बनाया जाता है। आपने अभी नोट किया होगा अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड, वो अकाउंट सेपरेट बनेगा। पहला स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स होंगे वो सभी यहां आएंगे। अब एग्जांपल ले ले, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, ओके, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितने भी एसेट्स हो सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर किए जाएंगे एट देयर बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू का क्या मतलब है? जो बैलेंस शीट में फिगर दिया हुआ वही फिगर यहां आएगा, वो रियलाइज हो ना हो। इनफैक्ट ऑन डिसोल्यूशन आप बैलेंस शीट में देखते होगे कई दफा लिखा रहता है गुडविल। ठीक है, तो क्या कोई फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो उसका भी गुडविल भी रियलाइज होगा? बिकेगा क्या? मिलेगा क्या कैश? नहीं। अब देखा जाए तो वो तो नॉन रियलाइजेबल एसेट हो जाना चाहिए क्योंकि उससे कैश मिलना जुलना नहीं। ठीक है, तो वो फिक्सिस एसेट तो है नहीं, आपने पढ़ रखा है AS26। तो अब गुडविल अगर बैलेंस शीट में है और वो वैल्यूलेस रह गया, कोई भी ऐसा एसेट, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है हमारे बैलेंस शीट में जिससे कि कोई अमाउंट रियलाइज नहीं होगा, हुआ ही नहीं। बिल रिसीवेबल था मेरा लेकिन उससे अब अमाउंट रियलाइज होना ही नहीं है, फिर भी हम लोग उसको यहां लाएंगे ना, क्योंकि था तो वो रियलाइजेबल, था तो वो वैल्यूएबल। इज इट क्लियर? भले ही अमाउंट मिले अन्यथा ना मिले, हम लोग यहां लाएंगे। किसको? जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं। फिक्सिस एसेट को नहीं लाएंगे जो नॉन रियलाइजेबल है। हम पार्टनर का करंट अकाउंट को यहां नहीं लाएंगे, पर करंट अकाउंट का डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस एसेट साइड में रह सकता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर हो तो वो एसेट साइड में रह सकता है। दीज आर नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, हालांकि वो पार्टनरशिप फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको देखने को मिल सकता है, नॉन रियलाइजेबल एसेट्स। ओके, आप उनको यहां नहीं लाएंगे। आप किनको यहां बुला के लाएंगे? जो बिक सकते हैं, जिनका की वैल्यू मिल सकता है, मिले ना मिले, इट डजंट मैटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now the second step is by all external liabilities, accounts add their book values अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या होगा? हर वो लायबिलिटी जो बाहरी व्यक्तियों को देना है, पार्टनर को नहीं देना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, मॉर्गेज लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज इट क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट इज दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी सर। एक्सटर्नल लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट पार्टनर का है क्या? क्लियर? उसमें क्यों कंफ्यूज रहते हैं? अननेसेसरी आपके जो लोकल राइटर्स है ना, वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, खुद तो कंफ्यूज रहते ही है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर डालते हैं। सीधी सी बात सीधे तरीके से कही जाए, नहीं,
जलेबी बना के रखना। सीधी बात है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, सिंपल, उसको खत्म करेंगे मामला। 2 स्टेप हो गए, 2 स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कहने का मतलब क्या है, बुक वैल्यू कहने का मतलब है जो वैल्यू बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाई गई है, दैट इज बुक वैल्यू एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब इन 2 बातों पे हमें अकाउंटिंग एंट्रीज भी बतानी है आपको। आइए अकाउंटिंग एंट्रीज पे भी बात करते हुए चले। 2 स्टेप की अकाउंटिंग एंट्री भी समझ ले तो बुक क्लोजर की भी बात समझ में आ जाएगी और रियलाइजेशन अकाउंट की भी बात समझ में आ जाएगी। फर्स्ट, अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज में पहली अकाउंटिंग एंट्री है फॉर क्लोजिंग ऑल रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट। एंट्रीज करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू all realizable assets account। इस अकाउंटिंग एंट्री को फोकस करें और समझने की कोशिश करें। सारे रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं हम लोग। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसी फर्स्ट स्टेप की इस एंट्री की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ऑल रियलाइजेबल एसेट्स अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू आएगा ना। एसेट क्रेडिट हो गया ना, तो ऑल रियलाइजेबल एसेट अकाउंट क्रेडिट हुई है कि नहीं यहाँ पे? सारे एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। इंडिविजुअली शो करेंगे यहाँ पे जितने भी एसेट्स होंगे, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, गुडविल है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, सारे एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है ना। तो ये क्लोज करने की वजह से एक अकाउंट का जन्म हो रहा है। किसे क्लोज करने की वजह से? क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है, और जब फर्म क्लोज हो रही है तो हमें करना क्या? जाहिर है कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज होंगे। एसेट्स अकाउंट ऑलरेडी अपीयर होता है, डेबिट बैलेंस होता है सारे एसेट्स अकाउंट का, और उन एसेट्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना ही होगा। और जब हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसी ना किसी को करना होगा, और डेबिट किसे करा हमने? रियलाइजेशन अकाउंट। Is it clear? Yes, sir. Let me deliver. Okay. Now the step second, and second journal would be for closing all external liabilities account। सभी एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें जर्नल करनी है। ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, इसे भी इंडिविजुअली शो करेंगे आप, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस जर्नल को भी समझे। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, जानते हो आप लोग। Yes, sir. लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटीज को डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट कर दिया गया, लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज्ड। तो जब लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज तो दूसरा अकाउंट कौन सा एग्जिस्टेंस में है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट है बैलेंस शीट में, उन सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट में ले आएंगे। 2 स्टेप क्लियर हो गए आपके? Yes, yes. थर्ड स्टेप इज बाय कैश और बैंक। आप कैसे लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। Yes.
A for realization of various realizable asset. B partner's capital account. For asset taken over by any partner. किसी पार्टनर ने एसेट को ले लिया हो तो कैश और बैंक तो यहां आ जाएगा, इसका फिगर और रियलाइजेशन ऑफ वेरियस एसेट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि पार्टनर ने किसी एसेट को ले लिया हो तो। देखिए अभी हमारा एसेट जो था ना यहां से ट्रांसफर होकर सारा एसेट्स यहां आ चुका है, पॉइंट शुड बी नोटेड। जो बैलेंस शीट में हमारा रियलाइजेबल एसेट जितना भी था वो सारा का सारा रियलाइजेबल एसेट कहां आ चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पे आ चुका है। ओके अब क्या है ना कि ये एसेट अगर बिकेगा तो बाय कैश लिखेंगे, कैश में अगर रियलाइज हो गया तो, और यदि किसी पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर भी ले सकता है। हाँ जी, तो अगर पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब थर्ड स्टेप की भी जर्नल होगी, अकाउंटिंग एंट्री फॉर थर्ड स्टेप। व्हाट वुड बी द स्टेप थर्ड एंड जर्नल? थर्ड का ए फॉर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ various realizable asset, cash account debit to realization. Second, for any asset realizable taken over by any partner, whether recorded or unrecorded. Partner's capital or current account debit to realization account. देखिए ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने कैश बैंक लिखा था कब, जब एसेट रियलाइज होता है तब। जो एसेट्स हम लोग यहाँ बुक वैल्यू पे लेकर आ गए, ये सारे एसेट्स को जो बुक वैल्यू पे वहां से लेकर आ गए, इससे जो अमाउंट रियलाइज हो रही थी, तो अमाउंट रियलाइज होने पे हम लोग क्रेडिट में लिख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो रही है? फॉर अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ वेरियस रियलाइजेबल एसेट, कैश या बैंक कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट रियलाइज हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप इसी में जो है एक और बात होती है कि फॉर एनी एसेट रियलाइजेबल, लेकिन एनी एसेट कहने का मतलब कौन सा एसेट? रियलाइजेबल, टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो। रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है? रिकॉर्डेड एसेट वो होता है जो बैलेंस शीट में है, ये रिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड एसेट कौन है? रिकॉर्डेड ये है जो बैलेंस शीट में है, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड कौन होता है? अनरिकॉर्डेड जो बैलेंस शीट के बाहर है। हाँ जी, बाहर है कहीं भी, ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के पास कोई ऐसा एसेट था जो बैलेंस शीट में नहीं था
और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो डिस्कवर हुआ, हो सकता है ऐसा, ठीक है, और उसे किसी पार्टनर ने लिया हो, या फिर फर्म के बैलेंस शीट में वो एसेट दिखाया जा रहा था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और उस एसेट को किसी पार्टनर ने लिया हो, accounting entry would be same. Partner's capital or current account would be debited and realization account would be credited. सही है? Yes, yes. तो मेरे ख्याल से आप तीसरा स्टेप भी समझ गए होंगे। Yes, sir. बड़ा ही सिंपल है। पहला स्टेप हम लोग क्या लेंगे, जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स है सबको डेबिट में ले आएंगे। दूसरा स्टेप क्या लेंगे हम लोग, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट में ले आएंगे बुक वैल्यू पे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहाँ होंगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होगी, उसे क्रेडिट में ले आएंगे। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो भी एसेट हमारा यहाँ पे आया है, उन एसेट्स के रियलाइज होने पे अगर अमाउंट कैश में रियलाइज होता है तो बाय कैश, यदि किसी पार्टनर ने उन एसेट्स को लिया हुआ हो, किसी पार्टनर ने उस एसेट्स को ले लिया हो पर्सनली, तो उसके लिए लिखेंगे पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट फॉर एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। अब इसमें एक बात बीच में आ गई सामने में कि रिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होता है भाई, तो रिकॉर्डेड एसेट जो बैलेंस शीट में है उसे पार्टनर ने लिया है, सेम एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई ऐसा एसेट है जो डिस्कवर हुआ ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब रही बात फोर्थ स्टेप की, एंड दिस इज द फाइनल स्टेप, एंड आफ्टर दिस वन, आफ्टर फुलफिलिंग दिस स्टेप्स, यू विल फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। फोर्थ स्टेप, रियलाइजेशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन नॉट रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। फोर्थ स्टेप में हम लोग लिखेंगे टू कैश, किस बात के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ एनी external liabilities recorded or unrecorded or dissolution expense. You all are disturbing, okay? You all are disturbing. It's not good enough. Whenever I move there and you start whispering, do not irritate me. Let me deliver. Again and again I am saying, let me deliver. And if you are not feeling, and if you are not getting whatever I am telling, then leave this class. Why are you sitting here? Whenever I move there, you start. It hampers the very purpose why I am here. It hampers. Try to understand. And I was not trying to say, and I don't want to record this one. ये 4 स्टेप्स पूरे हो गए, अभी भी एक बाकी रह गया है यहाँ पे, क्योंकि आपने हमें पूरा करने नहीं दिया। जब हम इधर जा रहे हैं तो मेरे को इरिटेशन हो रहा है। टू कैश फॉर पेमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड और डिसोल्यूशन एक्सपेंस, सबके लिए एक ही बात होगी। ये फोर्थ स्टेप में आएगा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस यदि फर्म ने पे किया, अब इस पे भी डिटेल में बात करनी होगी। चारों स्टेप पे बहुत सारी ऐसी बातें जिसको कि डिटेल में जाना होगा। ये 4 स्टेप तो है, इट इज समरी, बट ऑल दिस समरी रिक्वायर डिटेल। सबके डिटेल पे जाना होगा, और आप डिटेल को समझने के लिए तैयार होगे तभी तो कोई बात होगी। फर्स्ट थिंग हियर कि पेमेंट हम करेंगे। अब जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी उसका पेमेंट हम करेंगे। पेमेंट करेंगे इधर आएगा। लायबिलिटीज तो क्लोज हो चुका है। नॉर्मली हम लोग लायबिलिटी पे करते थे तो एंट्री करते थे, लायबिलिटी डेबिट कैश बैंक क्रेडिट। लेकिन यहां क्या करेंगे, लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं।
अब लायबिलिटीज की पेमेंट यदि हम करेंगे तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करना भी एक प्रकार का एक्सटर्नल लायबिलिटी ही था या है। किसी भी प्रकार की लायबिलिटी, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में है ये रिकॉर्डेड एक्सटर्नल लायबिलिटी है। कुछ लायबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जो फर्म के डिसोल्यूशन पे आती हैं, डिस्कवर होती हो या उस समय क्रिएट होती हो, जो बैलेंस शीट में नहीं है, और फर्म यदि उस लायबिलिटी का पेमेंट कर रही है, सेम एंट्री होगी। नॉर्मल जो होती है एंट्री, वही एंट्री होनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैक। इज इट क्लियर? अब यहां पे जैसे एसेट पार्टनर ले रहा था, तो क्या किसी पार्टनर को यह भी कहा जा सकता है कि भाई आप ये लायबिलिटी एज्यूम कर लो? लैंड एंड बिल्डिंग थी फर्म की, किसी पार्टनर ने कहा कि भैया लैंड एंड बिल्डिंग मेरे नाम करवा दो और मेरे नाम वो लायबिलिटी कर दो। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यदि ऐसा होता है तो एक अकाउंटिंग एंट्री और आएगी। अब अकाउंटिंग एंट्री के लिए हमें जाना पड़ेगा इस तरफ। नाउ आई एम मूविंग हियर। फोर्थ स्टेप, उसकी जर्नल है एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, फॉर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल liabilities and dissolution expense, whether recorded or unrecorded। एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। A, B, if any partner assumes any external liability recorded or unrecorded, एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू realization account debit to partners capital और करंट अकाउंट। अब मेरे से आप में से कोई भी नहीं पूछ सकते कि सर कैपिटल और करंट बार बार क्यों लिख रहे हो आप? फंडामेंटल्स याद करो, क्योंकि पार्टनरशिप जब आप पढ़ रहे हो तो फिर पार्टनरशिप का कुछ भी कर रहे हो तो पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल तो आप भूल नहीं सकते ना। और मैंने देखा हुआ है कि कई दफा होता है ना कि बच्चे डिसोल्यूशन बना रहे होते हैं और उनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने की पता नहीं होती कि कैसे बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या चीज है। तो बेहद अफसोस होता है वैसे सिचुएशन में कि बेकार है, फिर डिसोल्यूशन पढ़ना बेकार है फिर, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और करंट अकाउंट का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। अगर करंट अकाउंट है तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल फिक्स है ना। और अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट अपीयर कर रहा है पार्टनर्स का तो हम लोग जो भी करेंगे वो सब करंट अकाउंट में करेंगे और करंट अकाउंट बना के करंट अकाउंट की बैलेंस को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे फाइनली, इवेंचुअली, एट द वेरी एंड। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? इस बारे में बात नहीं की जाएगी। ओके, तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं।
4 स्टेप हुआ क्या, एक बार फिर से देखते हैं, आइए। फर्स्ट स्टेप, सभी एसेट्स को, जितने भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं उन्हें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में लाएंगे। दूसरा स्टेप, जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लाएंगे। तीसरा स्टेप, जितने भी एसेट्स रियलाइजेबल आए थे उनको बेच के रकम वसूली जाएगी। जो वसूली हुई रकम होगी बाई कैश हो सकता है या कोई पार्टनर लेगा, दो में से कोई एक बात होगी। तो अगर किसी पार्टनर ने लिया है किसी एसेट को, लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, या करंट अकाउंट हमने नहीं लिखा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आएगा तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी उनका हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के क्रम में क्या करेंगे, टू कैश फॉर पेमेंट मेड ऑफ एनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो और ना लिख करके यहां एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के लिए भी वही एंट्री होगी। और इसमें ए ये बात हुई, बी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर यदि पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को ले लिया है तो वो भी होगा। अब ये 4 स्टेप आपका कंप्लीट है। अब इस 4 स्टेप के कंप्लीशन पे हमारा क्या होगा कि कैलकुलेशन होगा, और ये कैलकुलेशन कैसा होगा कि क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल, हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करेंगे सेपरेटली। वी विल फाइंड टोटल डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा, डेबिट का टोटल कम, तो डिफरेंस कहां आना है, डिफरेंस यहां आना है। दैट डिफरेंस वुड बी कॉल्ड प्रॉफिट। और यदि डिफरेंस इधर आया, लॉस। अब इस लॉस या प्रॉफिट को, दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों तो साइमल्टेनियस हो नहीं सकता। अब ये प्रॉफिट या लॉस जो है किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स। अवेकनिंग इंडिया नाम सुना है आपने, हाँ जी। जागो ग्राहक जागो सुना है कभी? Yes, क्या मकसद क्या है इसका, इसके पीछे क्या मकसद है, जागो ग्राहक जागो क्यों हमने रेज किया, आप लोग समझ रहे होंगे ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो, इसका इस स्लोगन के पीछे मकसद क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? ग्राहक को जगाना, यस, वेल सेड। कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर बी अवेयर, ओके। तो अगर लॉस हुआ है तो लॉस किसको जाएगा, ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप में आप ये भी जानते हो कि पीएसआर अगर है, पीएसआर कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो उस गिवन पीएसआर में हम लोग एलोकेट कर देंगे प्रॉफिट होने पे, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस को भी उसी प्रोपोर्शन में एलोकेट कर देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ रेशियो इक्वल, वेल नोन फैक्ट है। तो एंट्री इसके लिए भी बनती है। आगे आ जाए, एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू all partners capital account, कैपिटल और करंट अकाउंट कर दें। फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लॉस होने पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की बात हो गई इतनी दूर तक, ठीक है।
सबके डिटेल पे हम लोग चलेंगे, बट इट इज जस्ट अ रिवीजन, अ समरी, और जस्ट लाइक यू कैन से अ स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इज रियलाइजेशन ऑल अबाउट। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओके सबके डिटेल में बात करेंगे। इट इज जस्ट आई एम सेइंग, इट इज जस्ट लाइक अ स्नैपशॉट व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट ऑल अबाउट एंड हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड और हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ओके, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने के पीछे क्या है कि आपको रिकॉल कराया जाए, ना कि डिटेल में एक एक बात के पीछे जाया जाए। डिटेल में जाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, हम लोग उसमें जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने आएगा वो डिसोल्यूशन के कंप्लीट डिटेल पे आएंगे, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट आफ्टर प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें डिसोल्यूशन में, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना और पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करना। हम ये एज्यूम करके चले कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें बनाना नहीं है, कौन सा अकाउंट नहीं बनाना, करंट अकाउंट नहीं बनाना है, फ्लक्चुएटिंग है। आइए कैपिटल अकाउंट के बारे में जान ले। तो वो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते, एक इमेजिनरी क्वेश्चन ले लेते, और उस इमेजिनरी क्वेश्चन पे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट के चारों स्टेप, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड अदर अकाउंट बनाकर इसका कंसेप्शन और पूरी तरह से क्लियर कर दें आपको। ठीक है, अभी हमने ले रखा था रियलाइजेबल एसेट, तो कोई नाम ही नहीं है रियलाइजेबल, कौन सा रियलाइजेबल एसेट्स। अभी यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख रखा है हमने, लेकिन आप पूरी तरह से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, तो उन सभी चीजों को अभी आइए हम लोग लेते हैं, एक काल्पनिक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, और कैश अकाउंट कंसेप्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे। जो आपका जो छूट चुका है, विजन से थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है, वो आप रिस्टोर कर लोगे। ओके सर, हाँ जी, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है उसको इनडायरेक्टली प्रॉफिट है। भैया मेरे अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट, हाउ कैन यू से? क्योंकि क्रेडिट साइड गया ना सर, तो क्रेडिट आइटम बढ़ गया तो प्रॉफिट तो इंक्रीज कर जाएगा, तो कर सकते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होगा तो प्रॉफिट होगा आपको, बिल्कुल सही है। लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड होगा तभी तो प्रॉफिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो अपने आप में प्रॉफिट नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट जब रिकॉर्ड होगा तभी वो प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? अभी एंट्रीज और होंगी, लेकिन इतनी जो एंट्री हुई है ना, ये सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट तक की है। अभी पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट करना हो सकता है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसकी एंट्री होगी, लोन का पेमेंट करेंगे उसकी एंट्री होगी। एंट्रीज अभी और है, लेकिन ये जो एंट्री यहां तक हुई है, 5 एंट्री तक बात हुई है, 4 स्टेप और एक कंक्लूजन। चारों स्टेप का कंक्लूजन निकल के आता है तो क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस। तो 5 एंट्रीज पर बात हुई है अभी तक, एंट्रीज और होंगी। पार्टनर को फाइनल पेमेंट करने की एंट्री होगी, पार्टनर को फाइनल पेमेंट नहीं भी करना पड़ सकता है, हो सकता है कि पार्टनर को कैश लाके देना पड़े। अगर उनके कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो पार्टनर कैश लाएंगे फर्म में, unless or until the partner is not insolvent. If the partner is solvent, then he will fetch cash into the firm. Okay. I hope कि आप ये एंट्रीज समझ गए होंगे, लिख चुके होंगे और ये दिमाग में आपके आ गई होगी बात। 4 स्टेप्स। डिसोल्यूशन आपका फंडामेंटल और पार्टनरशिप से भी ज्यादा इजी चैप्टर है, और ये भी बता दिया जाए कि आईपीसीसी में भी डिसोल्यूशन है, लेकिन आईपीसीसी का डिसोल्यूशन और ये डिसोल्यूशन थोड़ा सा फर्क होगा। आपको बेसिक फर्क नहीं होगा, फंडामेंटल बात वही रहनी है, फंडामेंटल चेंज नहीं होता। ठीक है, जिस प्रकार से बल्लेबाज बल्ला पकड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाके ग्रिप भले ही चेंज करवा दे उसका कोच अदरवाइज रहता वही है। ठीक है, बेसिक्स नहीं बदलते कभी। लेकिन हाँ, यहां पे 80, 90, 100, लेकिन वहां पे 130, 140 के स्पीड से आने वाला। आपका रिफ्लेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस जोरदार होनी चाहिए। तो ये सारी बातें वहां रिक्वायर्ड हो जाती हैं, और थोड़ा आपको क्विक सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रसगुल्ला होगा बंगाल का, मिलेगा। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। लाइए आपका ही क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई उसी को सॉल्व कर लेते हैं।
Okay. Yes. Do you have any question? Yes. Yes. Sure. थैंक यू। हाँ भाई, बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखी है आपने। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल। लगे जैसे दो जासूस थे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। 31 मार्च 2016 को अभी फिनिश हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना लाल एज एट 31 मार्च 2016 बैलेंस शीट दे रखा है इन्होंने। तो भैया बैलेंस शीट बनाना और ये पूरा क्वेश्चन लिखना, एक काम करें, आप थोड़ा जूम करें। ओके, क्वेश्चन को जूम करें। बैलेंस शीट में रामजी लाल और पन्ना लाल का कैपिटल दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन है। तो मेरे को ये बैलेंस शीट तो एटलीस्ट प्रेजेंट करना ही होगा। ओके, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट मैं समराइज कर लेता हूं, क्योंकि इससे बताना आसान हो जाएगा आपको। कैपिटल रामजी लाल पन्ना लाल, कोई प्रॉब्लम? No, sir. RL इट मींस रामजी लाल, PL इट मींस पन्ना लाल। 16,000 इनका कैपिटल है, 10,000 इनका कैपिटल है, दोनों मिला के 26,000 है। फटाफट हम लिख देंगे, चिंता ना करें। रिजर्व 3,600 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो है 2,000 रुपीज। ओके, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 5,400 रुपीज। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 2,600 रुपीज। एसेट में गुडविल, जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे, गुडविल आ गया है। आइए गुडविल का स्वागत करें। मशीनरी, हालांकि इनके कुछ से कुछ मिलना जुलना है नहीं, डिसोल्यूशन हो गया फर्म का। मशीनरी 6,000 रुपीज। कभी कभी बिक भी जाता भी है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी रियलाइज भी हो जाता है। Yes, इससे भी वैल्यू रियलाइज होता है। मशीनरी, प्लांट, उस समय इसको रिकॉर्ड करेंगे सर? हाँ मिलेगा, रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल। OBBS है, बट नेचुरल है। क्यों नहीं करेंगे? प्लांट 12,800 है, सॉरी। डेटर 10,800। सर तो कोई गुडविल खरीदेगा तो बैलेंस शीट का एसेट सर, वो वाला नया गुडविल वैल्यू करेगा। आपका फर्म डिसॉल्व हो गया है, आप जो भी चीज बेच रहे हो, आपका रेपुटेशन बिक रहा है, आपको कैश मिल रहा है, आपको लिख लेने से मतलब। अब अगला क्या करेगा वो जाने। बैंक 6,800, ये आपका बैलेंस शीट है। They decided to dissolve the firm, assets realized as follows। देखिए यहीं पे समराइज कर लेंगे हम। मशीनरी 10% लेस देन द बुक वैल्यू, मशीनरी 10% लेस। प्लांट 12,400, 12,500, इससे रियलाइज हो रहा है 12,500। गुडविल से भी रियलाइज हो गया, ले भैया गुडविल भी बिक गया आपका 2,520 रुपए में, गुडविल बिक गया। रामजी लाल इज टू टेक ओवर डेटर, डेटर को ले लिया रामजी लाल ने, अमाउंटिंग टू 6,800, इसमें से 6,800 के डेटर को टू RL। 10,800 में से 6,800 का डेटर कौन ले गया? RL। अब वो भी कितने में? फॉर रुपीज 6,000। ठीक है। रिमेनिंग डेटर्स पर रियलाइज फॉर 90% ऑफ द बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग डेटर प्रोविजन को नहीं ले रहे हम, ध्यान देना। 10,800 में से 6,800 का कौन ले गया? RL। RL बोले तो रामजी लाल। ठीक है, रामजी लाल कितने का ले गया? 6,800 का ले गया। काय को ले गया भैया? उससे पैसा वसूल लेगा।
ठीक है, कितने में लिया? लेकिन फर्म को बोला कि 6,800 वाले, लेकिन कितने में लिया उसने? 6,000 में लिया है। अब रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 90%। रिमेनिंग डेटर बचा होगा या नहीं? बचा है, यस ऑफ कोर्स बचा है। One bill of rupees 600 and discount having been dishonored had to be taken up by them. Liability for bill discounted. Bill discounted, dishonored, rupees 600. इसको भी फर्म को देना है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, बैंक से डिस्काउंट। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर आप लोग समझते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है कभी? Yes, sir. आप बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते थे। डिस्काउंट कराते वक्त एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। Yes. ठीक है, बिल रिसीवेबल आपका था, आप ड्राइवर थे या नहीं थे ये अलग मैटर। बिल डिस्काउंट आपने करवाया, ओके। बिल का पेमेंट अगर बैंक को ना मिले, बैंक किससे वसूलती थी रकम? यस, जो बिल को डिस्काउंट करवाया उससे। ये उसकी लायबिलिटी बन जाती थी, बैंक को उसको प्राइमरली देना पड़ता। तो वही चीज है ये 600। The bill payable of rupees 2,600 to be assumed by Panna Lal at this figure. बिल पेबल को किसने लिया? PL, पन्ना लाल, इसी वैल्यू पे। क्रेडिटर आर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को दिया गया, लेकिन किस पर? 10% लेस, -10% पे पेमेंट हुआ है क्रेडिटर का। अगर नहीं मेंशन होता कि क्रेडिटर का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, मेंशन ही नहीं होता, देन हम लोग एज्यूम करते हैं कि पूरा क्रेडिटर जितना था उतना पेमेंट हुआ। ये एजम्पशन है, ठीक है ना। लेकिन यह लिखा है कि 10% कम पे हुआ, तो 10% कम पे करेंगे। An amount of rupees 2,000 had to be paid for workman compensation. यहां ध्यान दिया जाए, वर्कमैन कंपनसेशन एक ऐसा रिजर्व है जिसे कि अनलेस अंटिल कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो इसको हम लोग जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं और पार्टनर के कैपिटल में बांटते हैं। लेकिन यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बता रहा है कि an amount of rupees 2,500 had to be paid for workman compensation. हमें देना है 2,500 रुपए। मेरे पास रिजर्व कितने का है? 2,000। तो इस रिजर्व को हम रियलाइजेशन में ले जाएंगे और इस जितना की पेमेंट देना, मेरे को 2,500 रुपए का पेमेंट देना है, तो इस पेमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में ले लेंगे। ओके, द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी है। एक्सपेंसेस 600 रुपए, सॉरी 400 रुपए। You are required to show the realization account, capital account and bank account. Okay? Yes, sir. आइए रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाए। रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट स्टेप क्या था याद करिए। व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप? हाँ जी, कॉल ही नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर, बैंक, इसमें से कौन ऐसा है जो नॉन रियलाइजेबल है? बैंक बैलेंस को हम रियलाइज क्या करेंगे? तो है ही मेरे पास। तो रियलाइजेबल एसेट्स ये सब है, 4,000, 6,000, 12,800, 10,800। आप यहाँ देख रहे होंगे कि प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन को हम लोग घटा के यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, बगैर प्रोविजन घटा करेंगे, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट भी क्लोज करना होता है अपने को, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला काम, ये फर्स्ट स्टेप लिख दे। फर्स्ट स्टेप पूरा करें। टू गुडविल कितना? 4,000। टू मशीनरी 6,000। टू प्लांट 12,800। टू डेटर 10,800। हो गया पूरा। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर से समझिए, फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर, ये सभी रियलाइजेबल एसेट थे, सभी को हमने बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द सेकंड स्टेप। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप, ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ जी, डेटर बुक वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं हुआ। डेटर बुक वैल्यू पे नहीं हो तो कौन सी वैल्यू पे हुआ? 10,800 है, तो प्रोविजन घटा के लिखा बैलेंस शीट में 10। प्रोविजन है ना भैया, डेटर तो आपका 10,800 ही है ना। यस सर। आपने प्रोविजन कराया, प्रोविजन का मतलब जानते हो आप? ये संभाव्य हानि के लिए प्रावधान रखा गया कि भविष्य में डूबेगा। डूबा तो नहीं है, ओके।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट अभी अभी देखा होगा आपने, एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है हमने जिसमें कि क्रेडिट साइड में था ना? इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट में से काट के क्यों रखा गया होता है? क्योंकि भविष्य में जो बैड डेट्स होगा उससे उसकी भरपाई करनी है। अभी बैड डेट्स होना ना होना अलग मैटर है, हम लोग प्रोविजन अकाउंट को क्लोज करेंगे इधर, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम लोग ट्रांसफर में लाएंगे अभी। ओके, सेकेंड स्टेप में कौन कौन सा एक्सटर्नल लायबिलिटीज में बताइए जल्दी फटाफट। क्रेडिटर, बिल पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हमें लेना होगा क्योंकि उसके लिए आ गया एक्सपेंस, तो ले लेंगे उसको, और प्रोविजन को भी लाएंगे। बाय क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ब्लड प्रेशर और Provision for doubtful debts. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्रेडिटर कितने की है? 5400 रुपए, 5400 है। Yes, sir. उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन 2000, उसके बाद क्या है? बिल्स पेएबल 2600, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800। सही है? Yes. ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया आपका। लेकिन आप सवाल आप करोगे कि जनरल रिजर्व ये रिजर्व क्यों नहीं ट्रांसफर किया? Yes. हमने अभी अभी कहा आपको, इट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इट बिलोंग्स टू पार्टनर। ये पार्टनर का ही है, दोनों पार्टनर का है, तो ये डायरेक्टली हम लोग कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे उसको। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के संदर्भ में अगर कोई लायबिलिटी नहीं होती तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हम लोग पार्टनर कैपिटल में ले जाते, है ना? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. वेल, कंज्यूमर अवेयरनेस बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है आपने? Yes. पढ़ा है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, Yes, sir. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है? Yes, sir. कौन सा ईयर का है? बीच बीच में रिकॉल कर लेते हैं हम लोग इन सब चीजों को, क्या प्रॉब्लम है? 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। डिस्ट्रिक्ट फोरम पढ़ा है? स्टेट कमीशन Yes, sir. पढ़ा है? अरे यार रिकॉल करा करो बीच बीच में। फेसबुक व्हाट्सएप करते हो तो ये सब चीज फेसबुक व्हाट्सएप पे क्यों नहीं करते हो? क्वेश्चन पूछा करो। हाँ, सोशल मीडिया का एडवांटेज उठाया तो चुटकुले भेजते हो। इट्स रॉन्ग। हाँ जी, तो ये सेकंड स्टेप पूरा हो गया आपका? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अभी थर्ड स्टेप पे आना है। थर्ड स्टेप पे क्या होता है बताओ? थर्ड स्टेप क्या करोगे आप? बाई कैश या बैंक? तो कैश ही लिखेंगे हम यार, बैंक नहीं। हाँ जी, बैंक को भी ले आएंगे कैश में। चलिए, कुछ रियलाइज हुआ है? देखिए अब इधर आइए, क्वेश्चन में आपने देखा होगा गुडविल से रियलाइज हो रहा है 2520 रुपए। ओके, तो इसकी वर्किंग्स कर लें हम लोग? Yes, sir. Yes. वर्किंग्स कर लें? वर्किंग्स कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ वेरियस एसेट्स। सबसे पहला गुडविल अपना बिक गया 2520 रुपए में। दूसरा, मशीनरी से 10% लेस आया है, यानी कितना आया है बताएं आप? 6000 की मशीनरी थी, 10% कम रियलाइज हुआ, यानी 5400। सही है? Yes, sir. थर्ड है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी से कितना रियलाइज हुआ आपका? 12,500, नॉट 400 माय डियर, 12,500। हाँ जी, उसके आगे डेटर से जो 50% रियलाइज हुआ, सॉरी रिमेनिंग डेटर से, ये आप समझे यहां पे 6800 का डेटर ले गया था रामजी लाल, ले गया था ना? Yes, sir. कितने में ले गया था उसकी बात बाद में हम लोग सोचेंगे। 10,800 में से 6,800 गए, 4000 के डेटर बच गए, तो 4000 का जो डेटर बच गया बैलेंस, उसका 90% रियलाइज हुआ, यानी कितना रियलाइज हुआ? 36. यस ऑफ कोर्स, वेल सेड, बहुत अच्छे, क्या कैलकुलेशन है, बहुत सुंदर, सही जा रहे हो आप। अब यहां तक आ जाओ, बस काम खत्म। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज नहीं हुआ ना? No, sir. No, sir. तो सबकी टोटल कर लेंगे हम लोग। टोटल करें 2520
plus 5400 plus 12,500 plus 3,600. Now it becomes 24,020. 20. ये आपका अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट है। अब क्या किसी पार्टनर ने किसी एसेट को लिया है? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग ले रहे थे ना थर्ड स्टेप में ये बात, किसी पार्टनर ने किसी एसेट को लिया है? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. ओके, किसने लिया है? आरएल कैपिटल। शुरू से ही हमने लिखा है आरएल पीएल, पूरा नाम नहीं लिखा है हमने, शॉर्टकट यूज किया है। जैसे एसएलएम सुंदरलाल मेहता, स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं। हाँ जी, आरएल कैपिटल कितने का एसेट लिया उसने? 6,800 को कितने में लिया? 6,000। तो 6,000 से ही उसको डेबिट करेंगे ना। Yes, sir. हाँ जी, हो गया आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप की वर्किंग कितनी आई थी टोटल? 24,020। सही है? Yes, sir. थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब फोर्थ स्टेप पे आ जाओ। नाउ फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आप लिखोगे कैश पेमेंट होगी। क्रेडिटर की पेमेंट कितनी हुई है? 5400 में 10% कम, यानी 540 कम। 540 कम 5,400 रुपए का डेटर था ना, सॉरी क्रेडिटर। Yes. 4860 किसको पेमेंट कर रहे? क्रेडिटर। 4860 बिल्स पेएबल को उसी पे, सेकंड बिल्स पेएबल 2600 बिल्स पेएबल का पेमेंट। और क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट करना था 2,500 रुपए करना था। बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड का कितना था? 600। एक्सपेंस का कितना था? 400। अब सबका टोटल कर लेंगे। किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को एज्यूम किया था? पन्ना लाल। बिल पेबल यहां नहीं लिखेंगे, ओके? यहां लिखेंगे पन्ना लाल्स कैपिटल। कितना? 2,600 रुपए। अब इसकी टोटल कर लेंगे। 4860 प्लस 2,500 प्लस 1,000, 8,360। अब बताइए, चार स्टेप में कहीं कुछ कमी रह गई? चार स्टेप पूरा करने में कोई कमी रह गया? आप फिर से इसको रीचेक कर सकते हैं। गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर हमने ले लिया। गुडविल, मशीनरी, प्लांट, डेटर ले लिया। Yes, sir. सही है। आगे बढ़े। सेकेंड स्टेप में कोई कमी रह गई? एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम लोग लाए या नहीं लाए? वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। वर्कमैन कंपनसेशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। और इधर से प्रोविजन भी लाना था, प्रोविजन भी ले आया। ठीक है ना? सही है ना? सेकेंड स्टेप सही है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था? अमाउंट रियलाइज लेना था। चेक कर लें एक बार, तब टोटलिंग करें, तब बैलेंसिंग करें, तब निकाले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद पार्टनर कैपिटल और कैश बैंक बना के काम खत्म। और कुछ करना नहीं है आपने। वेल, तो इसकी टोटलिंग करें, चेक एक बार फिर से। 2,520 गुडविल से रियलाइज हो रहा था। मशीनरी 10% लेस 5,400, प्लांट से 12,500, डेटर हमारा 6,800 का रामजी लाल ले गया था। अब बच गया था कितना? 10,800 में से 6,800 का गया, तो बचा कितना? 4,000। 4,000 का 90% 3,600 रुपए। सबका टोटल किया हमने। टोटल 24,020 रुपए आया। 24,020 रुपए हमने बाय कैश लिख दिया इधर। ठीक है? आप बैंक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैंक भी लिख के चल सकते हो, और यहां भी आप कैश ना लिख करके बैंक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके? समझ में आ रही बात? डायरेक्ट बैंक अकाउंट बना लेंगे। वैसे बैंक को फिर कैश में लाना पड़ता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वेल, आइए देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्रेडिट का टोटल 5,400, 2,000। हाँ जी, जैसे आप थोड़ा पहले बताया था कि वो क्रेडिटर्स जो दिया हुआ है, अगर एक्सटर्नल लायबिलिटी, अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसको हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि पूरा उसको पेमेंट करना है। तो वैसे में क्या होगा? पूरा दे देते 5,400 यहाँ पे।
नहीं एसेट्स में, अगर एसेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं हाँ जी, कि एसेट रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। तो उसको ट्रीटमेंट नहीं, ये तो थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है ना, ये डेविएटिंग सब्जेक्ट है कि गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये मान लेंगे कि गुडविल से रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दिया तो फिर बुक वैल्यू ही मानना पड़ेगा। ठीक है, प्लांट है, डेटर है, कुछ तो जरूर देगा उसके बारे में, क्योंकि एसेट सब्जेक्ट टू डिटेरियोरेशन होता है। एसेट का वैल्यू डिटेरियोरेट करता है तो कम रियलाइज होने के चांसेस होती हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, उसका वैल्यू हाई होकर के मिलता है। तो इंफॉर्मेशन होता है एंड इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप एजम्पशन लेंगे। फिर इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द एसेट सच एंड सच एसेट हैज बीन रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, ये एजम्पशन लेंगे और आप नोट देंगे उसके बाद। जनरली ऐसा होता नहीं है, ओके। और यदि ऐसा होता है तो आप एजम्पशन लेंगे और नोट देंगे कि आपने उसे क्या एज्यूम किया कि कितना रियलाइज हुआ। आपने सही सवाल करा कि क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो एज्यूम करते कि पूरा पेमेंट किया, एसेट के बारे में नहीं दिया हो तो हम ये एज्यूम कर ले। ये भी एजम्पशन हो सकता है कि भाई वो एसेट रियलाइज ही नहीं हुआ, अगर रियलाइज होता तो लिखता। एक एजम्पशन ये भी है। समझ में आ रही बात? यहाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है एजम्पशन वाली। कैलकुलेट करें। यस सर। क्रेडिट का टोटल क्रेडिट का टोटल 40,820 40,820। 820 डेबिट का टोटल 44,560 44,560। The difference is 3,740, यानी कि लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल, एज नहीं आरएल कैपिटल ना, आरएल और पीएल्स कैपिटल। पीएसआर इनका है, जरा देखिएगा भाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कभी मेंशन था क्वेश्चन में? नो सर। देन इट वुड बी इक्वल 3,740 डिवाइडेड बाय 2 1870। हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब कुछ नहीं करना है आपने विशेष, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है बस। दैट वुड बी वेरी वेरी इजी। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप पिछले 1 साल से बना रहे हो पार्टनर कैपिटल। यस सर। बाय बैलेंस बीडी, आरएल, पीएल। आरएल की कैपिटल 16,000, पीएल की कैपिटल 10,000। बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितनी है? 3600 है ना, 3600। यस सर। इसका कुछ किया नहीं था ना हमने, नहीं सर। तो 1800 ईच दोनों को दे देंगे, यस सर। क्योंकि पीएसआर में भी एज्यूम्ड इक्वल। जनरल रिजर्व आ गया। अब किसी पार्टनर ने किसी लायबिलिटी को लिया था कभी? यस सर। आरएल ने लिया था। कौन सी लायबिलिटी को लिया था? नहीं सॉरी, पीएल ने लिया था। पन्ना लाल ने लिया था। हाँ जी, हमने लिखा हुआ है पन्ना लाल, पीएल है ना। बाय रियलाइजेशन, हाँ जी बोलिए। आरएल कैपिटल 6,000 लिखेंगे। आरएल ने लिया था आरएल वहां पे लिखा हुआ है डेटर्स। सर भाई भाई मेरे वो जो लेसन बिल्स हम अभी किस साइड में है? सही है सही है सर। बिफोर ऑब्जेक्टिंग, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। बिफोर ऑब्जेक्टिंग, मेरे को आप डिस्टर्ब ना करो, इधर ना छोड़ो प्लीज। हाँ, आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। ऑब्जेक्शन करना कोई गलत बात नहीं, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, ठीक है ना। गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ लो, 1-2 बार देख लो तब बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटी टेकन, पीएल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बिल पेबल को पन्ना लाल ने लिया था? यस बिल पेबल अगर पन्ना लाल ने लिया था तो इधर रियलाइजेशन के डेबिट में है यस कहीं पे? ये है 2600 यस डेबिट में होगा तो, यस सर। क्योंकि बिल पेबल यहाँ ट्रांसफर हो चुका है 2600 क्रेडिट साइड में हो चुका है ना। यस और इस लायबिलिटी को अगर कोई पार्टनर लेता हो
तो हम लोग उससे कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। अगर पार्टनर नहीं लेता तो क्या करते, इसकी पेमेंट करते, फिर पेमेंट करते तो कैश में आता, लेकिन लायबिलिटी ले ली किसने, पार्टनर ने। पार्टनर का नाम क्या है, पन्ना लाल। पन्ना लाल ने लिया। पन्ना लाल ने क्या लिया, 2600 रुपए की लायबिलिटी ले ली है। अभी क्रेडिट में आने वाला और कोई आइटम बचा है, देख लो, ढूंढ लो, समझ लो, परख लो, जांच लो, बोलो। प्रॉफिट नहीं है। प्रॉपर्टी भैया लॉस आया है, लॉस आया। लॉस आया तो सबसे पहले लॉस को ही ले लो। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, लॉस 1870 बोलिए, सही है। यस सर। टू रियलाइजेशन, किसी पार्टनर ने किसी एसेट को लिया है, एसेट टेकन, लिया है, यस सर। जल्दी बोलिए, लिया है। ये आरएल ने लिया था, कितने का, 6,000 रुपए का। पीएल ने नहीं लिया था, ये आरएल का कैपिटल है, ये पीएल का कैपिटल है, ठीक है। बोलिए, सही है। अब कुछ बचा, एनीथिंग लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट। आप कैपिटल की बैलेंसिंग करेंगे। 17,800 माइनस 1870 माइनस 6,000, बचा कितना, 9,930। 9,930 आरएल को पेमेंट कर दिया जाएगा। बैंक लिख दीजिए आप, आपको बैंक ही ज्यादा बेटर लगेगा, ओके। अब पीएल का देखिए क्या है, 10 एक 11,800 प्लस 2,600 माइनस 1,870, 12,530 रुपए, 12,530 रुपए। आपका ये हो गया क्या, पेमेंट। क्यों हुआ पेमेंट, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा, पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में ज्यादा, डेबिट में कम, तो डिफरेंस जो होगा वो पेमेंट करेंगे। अब कुछ नहीं, वर्किंग नोट में भी, या आप क्वेश्चन का पार्ट में ही ले लो, आप वर्किंग नोट ना कहो, आप इसको बैंक अकाउंट आप एक बना दो, बात खत्म। बैंक अकाउंट कैसे बनाओगे आप, टू बैलेंस बीडी 6,800, ये भी क्लोज होना था, आ गया। टू रियलाइजेशन, जो रियलाइज किया था आपने, क्या था, 24,020 रुपए। किसी ने और कोई कैश दिया है फर्म को, कहीं से आया है कैश, नहीं तो नहीं। पेमेंट हुआ है बाय रियलाइजेशन। सबसे पहला ये वाला पेमेंट, ये पेमेंट 8,360 बाय रियलाइजेशन, 8,360। अब किसको पेमेंट किया गया है, सारे पेमेंट्स उसी में शामिल है। इसका डिटेल जिसको देखना होगा देखता रहे। बैलेंस हो गया सर, अभी बचा है वो देना है ना। आरएल कैपिटल, आरएल को दोगे तो आप 9,930 और पीएल को दोगे आप 12,530। अब आप टोटल करोगे इसकी, तो 12,530, 30,820, 9,930, 8,360, 30,820, और उधर का टोटल वहां भी वही हाल है, 30,820। नाउ द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, सारे अकाउंट्स क्लोज्ड हो गए। दिस इज डिसोल्यूशन ऑल अबाउट। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें बनाना पड़ता है आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मिसिंग फिगर डिराइव करने के लिए ऐसा करना पड़ता है आपको। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डिसोल्यूशन का एक जो रिकॉल कराना था, मेरे ख्याल से ये पर्पस आपका सॉल्व होता है। और नेक्स्ट वीडियो और जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल डिसोल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, और उस डिटेल डिस्कशन में हम लोग आइटम वाइज और डिटेल में जाएंगे। वेरियस अकाउंटिंग एंट्रीज हमने अधूरी छोड़ दी है, पूरी नहीं करी है हमने, और डिसोल्यूशन में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने अभी क्लियर नहीं करा। कुछ मिसिंग फिगर डिराइव करने वाली बातें होती हैं जो हमने नहीं करा यहाँ पे। इसके अलावा
आप ये भी चीज समझ लो कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस के संदर्भ में हमने अभी कोई डिटेल में बात नहीं करी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस और लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर कोई पार्टनर बियर करे तो क्या होगा, उस कैश को पार्टनर कैश विड्रॉ कर ले तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें हमने नहीं करी। ये भी होता है कि जो अमाउंट रियलाइज होता है या अमाउंट जो डिसबर्समेंट होता है, फाइनली जो पार्टनर्स को पेमेंट मिलेगा उस पे एक कमीशन देने की बात होती है पार्टनर्स को, तो वहां एक्स एज्यूम करके रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फाइनल डिसबर्समेंट क्या होगा। या 9,930 और 12,530 तो आप ले आए बड़े आराम से, तो फाइनल पेमेंट तो यही दोनों को हो रहा है। अब इस पे किसी पार्टनर को कमीशन देने की बात आ जाएगी तो वो कैसे आप डिराइव करोगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स पे हमने डिस्कशन नहीं किया है, वो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल फील कॉन्फिडेंट। Yes, sir. डू यू फील? तो आप इस पे अभी वर्क करो, सिंपल क्वेश्चंस पे ही पहले आप वर्क करो और इसको आप रिकॉल करो, रिस्टोर करो। दैट वुड बी मच बेटर फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।